आप सभी दोस्तों का 9 PM स्टोरीज चैनल की फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को रात 9 बजे खौफनाक भूतिया कहानियां लेकर आता हूँ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस समय चैनल से जरूर जुड़ें। और हाँ, एक बात और, कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ऊपर के 5 कमेंट्स कहानी के आखिर में शामिल करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी पर। अंधेरे में डूबी वह काली सीलन भरी कैद खाने जैसी छोटी सी कोठरी और उस कोठरी की दीवारों पर उधड़ी हुई पलस्तर की परतें, कोनों में मकड़ी के जाले और एक अजीब सी घुटन भरी बदबू। उस कोठरी के बीचों बीच एक पुराना लोहे का पलंग पड़ा था जिस पर एक लड़की करीब 18-19 साल की कसकर रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर चोटों के हल्के निशान, उसकी सूजी हुई कलाइयां और बिखरे हुए बाल उसका दर्द बयां कर रहे थे। तभी अचानक उस लड़की की पलकों में कुछ हलचल हुई और उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक उठी। भारी पलकों के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही चारों ओर पसरे घुप अंधेरे और सन्नाटे ने उसकी धड़कनों को और तेज कर दिया। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कलाइयों और टांगों को उन मजबूत रस्सियों ने कसकर जकड़ रखा था। तभी वह कांपते हुए होठों से बुदबुदाई, कहां हूं मैं? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, यहां कैसे पहुंची? अचानक बाहर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी ताले की कुंडी खोल रहा हो। तभी एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ उस कोठरी का वह पुराना सा लकड़ी का दरवाजा खुला और दरवाजे के पीछे से पीली धुंधली रोशनी कमरे में फैल गई। तभी उस रोशनी में एक धुंधली सी परछाई उभरी। एक अधेड़ उम्र की महिला, झुर्रियों से भरा हुआ उसका डरावना सा चेहरा, गहरे भूरे रंग की सलवार कमीज और सिर पर सफेद दुपट्टा डाले हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थीं। न उनमें कोई भाव था और न ही कोई दया। उसके एक हाथ में एक पुराना सा स्टील का थाल था जिसमें कुछ बासी सा खाना और एक पानी का गिलास रखा हुआ था। उसके पैरों की चप्पलों की आवाज थक थक करते हुए धीरे धीरे लड़की के करीब बढ़ रही थी। कोठरी के भीतर दाखिल होते ही उस महिला ने वह थाल जमीन पर रख दिया और धीरे धीरे लड़की के पास जाकर झुकी। उसकी आंखों में कोई दया न थी। उसने धीरे धीरे लड़की की कलाइयों में बंधी रस्सियों को खोलना शुरू किया। रस्सियां खुलते ही लड़की के सुन्न पड़े हाथ एकदम नीचे गिर गए। टांगों की रस्सियां खुलते ही वह थरथराती हुई आगे खिसकी। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि अब वह आजाद है, वह घुटनों के बल रेंगती हुई उस महिला के पैरों पर गिर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे यहां बंद करके क्यों रखा है आपने? प्लीज मुझे यहां से जाने दो। समीर, कहां हो तुम? प्लीज मुझे यहां से ले चलो। वह लड़की बुरी तरह रोते हुए उस महिला के पैरों से लिपट गई। उसके कांपते हुए हाथ महिला के पैरों को कसकर जकड़े हुए थे। किंतु तभी उस महिला के चेहरे पर अचानक क्रोध की एक लहर सी दौड़ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं और वह दांत भींचते हुए चीखी, हरामजादी! और अगले ही पल उसने उस लड़की के उलझे हुए बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। लड़की दर्द से चीख पड़ी, आह, छोड़ो छोड़ो! किंतु वह महिला आग बबूला हो चुकी थी। उसने उसके मासूम गुलाबी चेहरे पर एक के बाद एक कई तमाचे जड़ दिए और उस लड़की का चेहरा दोनों तरफ से लाल हो गया। छोड़ दूं तुझे कमीनी? अरे पूरे 3 लाख दिए हैं हमने तेरे उस भड़वे आशिक को। वह दहाड़ती रही और हर एक दहाड़ के साथ उस लड़की पर थप्पड़ों की बौछार करती रही। उस असहाय लड़की की चीखें उस छोटी सी कोठरी में गूंजने लगी। किंतु उस महिला का गुस्सा यही नहीं थमा। उसने उस लड़की के बाल और जोर से खींचे और पूरी ताकत से उसे फर्श पर पटक दिया। फर्श पर गिरते ही लड़की का सिर जोर से फर्श पर टकराया। इसके बाद तो जैसे उसकी इंसानियत ही खत्म हो गई। उसने पागलों की तरह उस लड़की के पेट, पीठ और पैरों पर लातें बरसानी शुरू कर दी। हर एक वार के साथ उस लड़की की चीखें धीमी होती गईं और कुछ ही मिनटों में लड़की का नाजुक शरीर दर्द से ऐंठने लगा। होंठों से खून रिसने लगा और उसकी आंखें धुंधली सी पड़ने लगी। तभी अचानक उसकी पलकों ने
धीरे धीरे झुकना शुरू किया और वह फिर से बेसुध हो गई। अब उस महिला ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसका गुस्सा कुछ कम हुआ हो। उसने पांव की ठोकर से लड़की के बेसुध शरीर को एक बार और धक्का दिया और फिर बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरे में फिर से वही खामोशी और घुप अंधेरा छा गया। अब उस कमरे में उस लड़की की धीमी और टूटी फूटी सांसों के सिवा न कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों बाद कोठरी के कोने में बेसुध पड़ी वो दुबली पतली सी लड़की अचानक कराहते हुए होश में आती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे वहां कुछ भी सुझाई नहीं देता है। बस उसे उस सन्नाटे में सिर्फ अपनी ही सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उस महिला की मार से उसका शरीर जैसे दर्द से टूट रहा था। अब उसे भूख भी इतनी जोरों की लग चुकी थी कि मानो उसका पेट अपनी ही हड्डियों को कुतरने लगा था। उसे 3 दिनों से यूं ही भूखा प्यासा इस काल कोठरी में बंद करके रखा गया था। अब उसमें इतनी हिम्मत न बची थी कि वो इस भूख से लड़ सके। उसका शरीर जवाब दे रहा था। वह कांपते हुए हाथों से फर्श को टटोलने हुए कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी उंगलियों से वह थाली टकराती है जिसे वह महिला उस कोठरी में छोड़कर गई थी। वह उस थाली को अपने पास खींचती है और बिना देखे ही झपट कर उसमें रखा हुआ खाना खाने लगती है। खाना बिल्कुल बासी था और उससे बदबू भी आ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी सुझाई न दे रहा था। वह दोनों हाथों से जल्दी जल्दी निवाले तोड़कर मुंह में भरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वहां उन आंसुओं की परवाह करने वाला कोई न था। कुछ ही देर में उसने थाली का पूरा खाना अपने गले से नीचे उतार लिया। तभी फिर से वह फर्श पर कुछ ढूंढने लगी। इस बार उसके हाथ में पानी से भरा वो गिलास लगा जिसे वह औरत उस थाली के साथ ही लाई थी। वह बड़ी तेजी से उसमें भरा अजीब से स्वाद वाला पानी गट गट करके पी गई। फिर चुपचाप दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। उसके छोटे से दिमाग में अब यादों का सैलाब उमड़ आया था। कुछ ही देर में वो अपने जीवन के बीते हुए कुछ खास पलों में खो गई। तिशा, यही नाम था उसका। बचपन से ही उसे उसके माता पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे वो तिशा से। उनका सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तिशा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, किंतु जब से उसकी जिंदगी में समीर आया तब से सब कुछ बदल गया। उसने पढ़ाई लिखाई एकदम से बंद कर दी। पूरा दिन वो फोन पर समीर से बातें करती रहती और जब उसे उसके माता पिता टोकते वह उनसे भी लड़ पड़ती। फिर एक रात समीर के कहने पर उसने घर से कुछ गहने और नकदी समेटी और समीर के साथ फुर्र हो गई। वे दोनों एक दूसरे शहर में आकर किराए के मकान में रहने लगे। जब तक गहनों और नकदी से गुजारा चलता रहा तब तक सब ठीक रहा, किंतु जब ये सब न बचा तो समीर उससे मारपीट करने लगा। एक दिन ये गहरे भूरे रंग की सलवार कमीज वाली औरत 2 मुस्टंडों के साथ उसके घर आई और उसे गाड़ी में डालकर यहां ले आई। समीर चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा, क्योंकि उस औरत ने उसे तिशा के बदले मोटी रकम दी थी। समीर चंद रुपयों के लिए इतना गिर जाएगा, तिशा ये सपने में भी न सोच सकती थी। वह अब खुद को ही कोस रही थी। रह रहकर उसे अपने पापा मम्मी की याद आ रही थी। कैसे वह उनकी बात ना मानकर इस भेड़िए के साथ चली आई। न जाने किस हाल में होंगे वो। कैसे उसने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ये सब सोचकर वह बस रोए ही जा रही थी। शायद उसे ये पता न था कि इन पश्चाताप के आंसुओं का अब कोई फायदा न था, क्योंकि उसके घर से जाने की अगली रात ही वे दोनों फंदे पर एक साथ झूल चुके थे। सोसाइटी में उनका बड़ा सम्मान था। त्रिशा के जाने के बाद लोग उनको देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे, फप्तियां कसने लगे थे। वो ये सब सह न सके। तभी उस कोठरी का दरवाजा एक बार फिर से खुला और उसकी तेज चरचराहट ने उसे ख्यालों की दुनिया से खींचकर असल दुनिया में लापटका। उसने अपने घुटनों के बीच से सिर निकालकर दरवाजे से आती उस हल्की रोशनी की तरफ देखा। तभी उस रोशनी के बीच वही अधेड़ उम्र वाली औरत दोबारा प्रकट हुई। वही कठोर सा दिखने वाला चेहरा और दहकती हुई लाल आंखें। उसने तिशा की ओर घूरते हुए कर्कश आवाज में कहा, चल नहा धो ले, कपड़े बदल ले, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। तिशा ने उससे डरी सहमी आवाज में पूछा,
कौन इंतजार कर रहा है? मुझे घर जाने दो प्लीज। तिशा की बात सुनकर वह औरत मुंह टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए बोली, तुझे जानने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। चल, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। तिशा थरथराते हुए फर्श से उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। एक एक कदम आगे बढ़ाना उसे भारी लग रहा था, किंतु मजबूरी में वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, उस अनजान डर की ओर जो दरवाजे के उस पार उसका इंतजार कर रहा था। वह जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कदमों से किसी तरह उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकली। बाहर के गलियारे में भी कुछ खास रोशनी नहीं थी। दीवारों पर लगी पुरानी गीली ईंटें, कहीं कहीं से झड़ती प्लास्टर की परतें और छत में लटकता एक पीला बल्ब जो जल रहा था या टिमटिमा रहा था, ये समझ पाना मुश्किल था। वह अधेड़ औरत चुपचाप उसके आगे आगे चल रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर तिशा को घूर लेती थी। उसकी आंखों में इतना कठोरपन था कि तिशा ने बिना कोई सवाल किए बस सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलना ही बेहतर समझा। कुछ कदम चलने के बाद वह औरत एक दरवाजे के सामने रुकी। तिशा भी उसके पीछे रुक गई। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की जाली थी और जाली के उस पार एक बाथरूम जैसा कमरा था। भीतर दीवार के कोने में एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक मटमैला सा मग और दीवार पर लगे हैंगर में कुछ पुरानी सी सलवार कुर्तियों की जोड़ी टंगी थी। उस औरत ने दरवाजा खोलते हुए कहा, जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं है। नहा ले और दीवार पर टंगे ये कपड़े पहन ले, मैं यहीं पर खड़ी हूं। तिशा कांपती हुई आवाज में बोली, पर वो बाहर मेरा कौन इंतजार कर रहा है? उस औरत ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, अभी बहुत सवाल करती है तू, कुछ देर में सब जान जाएगी। तू चल, मुंह बंद रख और जल्दी कर। यह कहते हुए उसने तिशा को उस दरवाजे से भीतर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। तिशा ने घबराते हुए उस बाथरूम के कोने में रखी हुई बाल्टी में झांका तो बाल्टी में अजीब सी स्मेल वाला गंदा सा पानी भरा था, किंतु उसके पास उस पानी से नहाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से पास में पड़ा मग उठाया और बाल्टी से पानी भरकर नहाने लगी। ठंडा पानी जैसे उसके जिस्म को चीरता जा रहा था। नहाने के बाद जैसे तैसे उसने दीवार पर टंगे वो कपड़े पहन लिए और चुपचाप दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। डर और बेबसी ने उसे लाचार बना दिया था। मन में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि आखिर यहां मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी उस बाथरूम का दरवाजा खुलता है। तिशा के सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी बगल में उसका नौकर रामू भी खड़ा था, हट्टा कट्टा दरिंद्रे जैसी कद काठी वाला। तिशा को देखते ही रामू की नजरें उस पर ऐसे टिक गईं जैसे शिकारी की शिकार पर। तभी उस औरत ने ठंडी आवाज में तिशा की ओर देखते हुए कहा, चल जल्दी कर, कमरे में तेरा कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तिशा के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पीछे हटना चाहती थी, किंतु पीठ दीवार से टिक चुकी थी, इसलिए वह वहीं जम गई। तभी उस मुस्टंडे रामू ने आगे बढ़कर तिशा की बांह पकड़ी और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गलियारे की ओर ले जाने लगा। तिशा उसकी पकड़ से छूटने के लिए बेकार की जद्दोजहद कर रही थी। भला उसकी कमजोर सी कलाई उस भयानक से दिखने वाले दरिंद्रे से कैसे छूटती? उसके मुंह से सिर्फ एक टूटी हुई सी चीख निकली, नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। मगर उस वीरान से गलियारे में उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहां कोई न था, या फिर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। उस गलियारे के दोनों ओर बने दर्जनों कमरों से लड़कियों की बड़ी दर्दनाक चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जैसे उन बंद दरवाजों के पीछे उनके साथ कोई घिनौना काम किया जा रहा हो। रामू उसे जबरदस्ती घसीटते हुए उस लंबे संकरे गलियारे से एक भारी लोहे के दरवाजे तक ले गया। फिर उसने वह लोहे का दरवाजा लगभग पीटते हुए ऊंची आवाज में कहा, दरवाजा खोलिए साहब, मैं उसे ले आया। कुछ देर बाद वह लोहे का बड़ा सा दरवाजा खुला और भीतर से एक लगभग 50 की उम्र का व्यक्ति बाहर आया। देखने में वह काफी तंदुरुस्त लग रहा था और उसके बाल पीछे की तरफ कंघी किए हुए थे। उसकी आंखों में गहरी लाली और चेहरे पर एक अजीब सी घिनौनी मुस्कान थी। नाम था गजराज। इस हवेली का मालिक भी वही था। हवेली उसे विरासत में मिली थी। धन दौलत की कोई कमी न थी। उसके पूर्वज काफी रईस हुआ करते थे।
हवेली के खजाने में सोना चांदी जवाहरात सब पटे पड़े थे। सैकड़ों बीघे जमीन थी। जवानी के दिनों से ही जवान लड़कियां उसकी कमजोरी हुआ करती थीं। अभी भी उसका ये शौक कम न हुआ था। वह अक्सर देश विदेश के मानव तस्करों से ऊंची कीमतों पर खूबसूरत जवान लड़कियां खरीद लिया करता था। जब उसका किसी नई लड़की से जी भर जाता तो उससे वह जिस्म फरोशी का काम करवाने लगता। ऊंचे रसूख वाला होने के कारण कोई उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। खैर, हम अपनी कहानी पर चलते हैं। उसके हाथ में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी चढ़ा गिलास था जो ऊपर तक शराब से भरा था। वो तिशा को घूरते हुए होठों में सिगार दबाकर मुस्कुराया। आखिर आ ही गई तू। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था। तिशा डर के मारे कांपने लगी। उसने खुद को गजराज से दूर करने की कोशिश की, मगर उसकी कलाई अभी भी उसकी मजबूत पकड़ में थी। अब उस आदमी ने तिशा को भीतर लाने का इशारा किया और खुद जाकर उस कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। रामू ने तिशा को उस कमरे में धकेल दिया और वह लोहे का भारी भरकम दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। तिशा ने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन अंदर रोशनी काफी कम थी। तिशा ने पीले बल्ब की रोशनी में धीरे धीरे इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा था जिस पर गजराज बैठा सिगार पीते हुए उसे घूर रहा था। गजराज के ठीक सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस मेज पर शराब की बोतलें, गिलास, सिगरेट के टुकड़े और कुछ अधजली बीड़ी पड़ी थी। कोने में एक बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ था जिस पर कोई पुरानी गजल बहुत ही मध्यम आवाज में बज रही थी। तभी गजराज सोफे से उठा और धीरे धीरे तिशा के पास आने लगा। उसके बढ़ते कदमों की आवाज तिशा के दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। गजराज ने उसे पुचकारते हुए कहा, डर मत, यहां तेरी जैसी बहुत सी आती हैं और फिर यहीं की हो जाती हैं। वह तिशा के गालों पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था। तिशा ने तुरंत अपना चेहरा अलग हटाया और कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे क्यों लाए हो यहां? छोड़ दो मुझे। तिशा की बात सुन वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी भयानक हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। वह हंसते हुए बोल रहा था, अब छोड़ना मेरे हाथ में नहीं और तेरा यहां से जाना तो अब मुमकिन नहीं है। तभी वह भारी भरकम लोहे का दरवाजा खुला और उस कमरे में वही अधेड़ उम्र वाली औरत और उसका नौकर रामू तेजी से भीतर आए। उस औरत का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने तिशा के पीछे आकर उसके बाल मुट्ठियों में भरकर तेजी से खींचते हुए कहा, इसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी साहब, फिर ये खुद समझ जाएगी कि इसे क्या करना है और क्यों लाया गया है। तब गजराज ने सिर हिलाते हुए रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जा इसे कमरे में और अच्छे से समझा दे कि यहां के नियम क्या है। उस आदमी का इशारा मिलते ही रामू ने फुर्ती से तिशा की बांह पकड़ ली और उसे कमरे के बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। तिशा ने उससे छूटने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई, लेकिन सब बेकार था। भला हाथी के आगे मेमना क्या कर सकता था। उस पूरे गलियारे में जहां से उसे रामू खींचता हुआ ले जा रहा था, तिशा की चीखों से गूंज रहा था, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, कोई है, कोई मेरी मदद करो प्लीज। किंतु उसकी ये चीखें उन मोटी दीवारों से टकराकर वहीं दब गई थीं, जहां पर उस गलियारे का आखिरी छोर था। वहीं पर एक छोटी सी कोठरी जैसे कमरे में वो दानव उसे खींच ले गया और कुछ ही देर में वह कोठरी तिशा की चीखों से थर्राने लगी। उसके साथ कोठरी के भीतर जो अत्याचार हो रहा था उसे शब्दों में बयां करना कठिन था। घंटों बाद जब उस कोठरी का दरवाजा खुला तो वह दानव रामू सीना ताने बाहर निकला, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। कोठरी के भीतर से अब तिशा की चीखें आना बंद हो गई थीं। तिशा पूरी रात वैसे ही उस कोठरी में बंद रही। जब भोर हुआ तो उस कोठरी का दरवाजा चरमराया और वही हट्टा कट्टा सा दिखने वाला रामू आंखों में क्रूरता और चेहरे पर वहशीपन का नकाब लगाए फिर से उस कोठरी के भीतर घुसा। उसकी सांसें तेज थीं और वो शायद फिर से वही गंदी नीयत लेकर उस कोठरी में घुसा था। किंतु जैसे ही उसकी निगाह कोठरी के कोने में पड़ी तिशा पर गई तो उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके मुंह से घुटी हुई आवाज निकली, अरे ये क्या हुआ? ये तो
तिशा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसका मासूम चेहरा अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसका नाजुक सा शरीर जमीन पर बेजान पड़ा था। आंखें अधखुली, चेहरा डर, बेबसी और असहनीय पीड़ा की कहानी कह रहा था। कलाइयों के गहरे निशान और होंठों की सूजन बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ से गुजरी थी। ये देखकर रामू बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसके चौड़े माथे पर पसीना छलक आया। मर गई। उसने एक झटके में उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर देखा तो कोई हरकत ना हुई। उसकी सांसें थम चुकी थी, जिस्म ठंडा हो चला था। तिशा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो डर के मारे कांपता हुआ पीछे हटा और तेजी से बाहर की ओर भागा। वह हांफता हुआ उस औरत के पास पहुंचा तो उसने उसे बिना देखे ही पूछा, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या उसने फिर से शोर मचाया? उस औरत की बात सुन उसने अपनी उखड़ती हुई सांसें संभालते हुए कहा, नहीं मालकिन। उसका गला सूख चुका था और आवाज थरथरा रही थी। उसने आगे कहा, वो मर गई है। उसकी बात सुन उस औरत ने उसकी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी। वह बुदबुदाई, मर गई। फिर एक गहरी और ठंडी सांस लेते हुए बोली, मर गई तो मरने दे। अब जा उसकी लाश को ठिकाने लगा दे। क्या उसकी लाश यहां पड़े पड़े सड़ती रहेगी? उस औरत की बात सुन उसने पूछा, कहां ठिकाने लगा दूं मालकिन? उसकी बात सुन उस औरत ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अब ये भी तुझे मैं ही बताऊं? हवेली के पीछे वाले जंगल में गाड़ दे जाकर, वहीं जहां पुराने जमाने में जमींदार अपनी गलतियां छुपाते थे। लेकिन अभी नहीं, रात में। पूरा दिन रामू रात होने की राह देखता रहा। फिर जब शाम ढली और रात गहराई तो उसने एक फावड़ा अपने कंधे पर रखा और उस कोठरी से तिशा की लाश को उठाकर उस हवेली के पीछे वाले जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा बहुत घना था। पेड़ों से झूलती हुई शाखाएं जैसे तिशा की लाश को अपनी तरफ खींचना चाह रही थीं। रामू अपने कांपते हाथों में तिशा के निर्जीव शरीर को उठाए उस घने जंगल की गहराइयों में खोता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद वह एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुक गया। उसने तिशा की लाश को एक तरफ जमीन पर रखा और पास में ही फावड़े से गड्ढा खोदने लगा। डर से उसका भारी भरकम शरीर कांप रहा था। उसे पहली बार किसी लाश को ठिकाने लगाने का काम दिया गया था। इससे पहले तो यह काम दूसरे मुस्टंडों को दिया जाता था। उसे तो सिर्फ जिद्दी लड़कियों की अकड़ कम करने का मामूली सा काम दिया जाता था, और सच कहूं तो उसे इस काम में बहुत मजा आता था। इसी बहाने उसने दर्जनों लड़कियों का स्वाद चखा था। उसने डर और घबराहट में जल्दी ही एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोद डाला था, इतना बड़ा और गहरा कि तिशा की लाश उसमें आराम से दबाई जा सके। फिर उसने जल्दी से तिशा की लाश को उस गड्ढे में धकेल दिया। कुछ पलों के लिए उसकी नजर तिशा के मासूम चेहरे पर अटक गई। उसकी आंखों में जैसे अब भी वही दर्द छलक रहा था। वो मासूम सी आंखें जैसे उससे पूछ रही थी कि मेरी क्या गलती थी। उसने लाश पर जल्दी जल्दी मिट्टी डालनी शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी के ढेले तिशा के बेजान शरीर को ढकते जा रहे थे। रामू बड़ी फुर्ती से फावड़ा चलाते हुए उस गड्ढे में मिट्टी धकेल रहा था। वह ये काम खत्म करके जल्दी वहां से निकलना चाहता था। शाम से ही मौसम खराब था। बारिश की सर्द बूंदें भी आसमान में घिरे काले बादलों से झरने लगी थीं। देखते ही देखते वह धीमी बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई और वह वीरान सा जंगल बिजली कड़कने से थर्राने लगा। रामू तेज कदमों से उस जंगल को चीरते हुए बाहर की ओर बढ़ रहा था। घना अंधेरा, ऊपर से मूसलधार बारिश और बादलों के बीच गूंजती बिजली की कड़क से पूरा जंगल किसी भयानक स्वप्न जैसा लग रहा था। रामू की सांसें तेज थीं। वह बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और हाथों पर गीली मिट्टी की परत जमी थी। शायद लाश ठिकाने लगाते समय उसके हाथ मिट्टी से गीले हो गए थे। वह उसी कच्चे रास्ते पर चल रहा था जिससे वह इस जंगल के भीतर आया था। उसका दिल अजीब सी घबराहट से कांप रहा था। तभी आसमान चीरते हुए एक जोरदार बिजली कड़की और उस बिजली की तेज रोशनी में रामू ने उस कच्चे रास्ते पर आगे कुछ देखा। कुछ ऐसा कि उसे देखते ही उसके कदम वहीं थम गए। उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। उसने जब ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसके पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई।
सफेद साड़ी में लिपटी उस औरत का चेहरा हूबहू तिशा के चेहरे से मेल खा रहा था। उसके चेहरे पर भी वही मासूमियत थी। वो चुपचाप उसी जगह खड़ी थी जिस रास्ते से होकर रामू वापस हवेली की तरफ लौट रहा था। देखते ही देखते अब उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। उसका मासूम चेहरा विकृत सा होने लगा था, बिल्कुल किसी भयानक चुड़ैल की तरह। अधजला सा बड़े बड़े नुकीले दांतों वाला, उसकी लाल लाल आंखों से जैसे आग बरस रही थी। वह रामू को ऐसे घूर रही थी कि मानो उसे मसल डालना चाहती हो। उसे अपने सामने देख रामू पास की एक झाड़ी में छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वह सफेद बला बिजली की तेजी से उस झाड़ी के पास आ खड़ी हुई। रामू कांपते हुए उसे उस झाड़ी की ओर से देख रहा था, किसी ऐसे असहाय मेमने की तरह जिसके पीछे बब्बर शेर पड़ गया हो। डर से उसका दिल बैठा जा रहा था। वह एक तक उसी को घूरे जा रही थी। तभी रामू धीरे से उठा और अपने शरीर की पूरी ताकत झोंककर पीछे की ओर जंगल के भीतर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा। भागते भागते जैसे उसकी सांसें बंद होने लगी थी। उसके गले से चीख निकलने ही वाली थी, पर उसकी आवाज जैसे उसके अंदर ही दम तोड़ गई थी। बस उसके गले से टूटे फूटे शब्दों में इतना सा ही निकल पाया, न न तिशा। घबराहट में वह कांटों और झाड़ियों से टकराता हुआ बारिश में फिसलता बस भागता ही चला जा रहा था, जैसे वह रुकना ही न चाहता हो। जब वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वह गड्ढा खुला था जिसे उसने खुद अपने हाथों से अभी कुछ देर पहले ही मिट्टी से भरा था। वो गड्ढा अब खुला पड़ा था। मिट्टी उस गड्ढे के बाहर फैली हुई थी और तिशा की लाश वहां से गायब थी। वो घबराहट में बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही बैठती जा रही थी। वो घबराहट में खड़ा ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी नुकीली चीज के चुभने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी पीठ में एक साथ दर्जनों चाकू घुसा दिए हों। उसने दर्द से बिलबिलाते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखी तो जैसे उसका दिल फटने को हो आया। पीछे वही बला खड़ी थी, सफेद लिबास में लिपटी तिशा की रूह, उसकी पीठ में अपने नुकीले नाखून गड़ाए हुए। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चला था। उसके बाल भीगकर उसके चेहरे से चिपक गए थे और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। शायद रामू को भी ये एहसास हो गया था कि ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी। डर से उसका पायजामा भी गीला हो चुका था। वो मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उस पीपल के पेड़ के पास रखा वो फावड़ा जिससे रामू ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया था, हवा में उठकर बड़ी तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपने जोर से ये सब करा रही हो। तभी वो फावड़ा हवा में तैरता हुआ रामू की ओर आने लगा। वो चिल्लाया, नहीं नहीं, बचाओ। वह बदहवास होकर भागा। वो कभी किसी झाड़ी में घुसता तो कभी किसी पेड़ से टकराता, मगर वो फावड़ा उसका पीछा करता रहा। वो हवा में गोल गोल घूमता हुआ बस रामू के बिल्कुल पीछे मंडरा रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद जब उसकी सांसें फूलने लगीं तो वह एक जगह जमीन पर गिर गया और फिर एक गीली मिट्टी वाली ढलान से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा कीचड़ से भर गया था और कपड़े भी फट चुके थे। सांसें बुरी तरह लड़खड़ा रही थीं। तभी वह फावड़ा ऊपर हवा में चक्कर काटते हुए उठा और फिर रामू की एक तेज चीख उस जंगल में गूंज उठी। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी थी और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। उसके खून की धारें बारिश में बहने लगी। पीछे पीपल का पेड़ खामोश खड़ा था और उसके ठीक नीचे खड़ी तिशा की आत्मा चुपचाप खून से सना फावड़ा लिए रामू की लाश को घूर रही थी। तूफानी बारिश भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उन घने पेड़ों के बीच फैली स्याह रात में अब हर ओर सन्नाटा पसर गया था। तभी तिशा की आत्मा धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलने लगी। फिर वह धुआं रामू के धड़ से अलग हो चुके सिर की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसके खुले हुए मुंह में समा गया। अचानक रामू का कटा हुआ वह सिर अपनी जगह पर हिलने लगा। सिर हिलते हुए धीरे धीरे रामू के धड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते वह सिर रामू के धड़ से जाकर जुड़ गया और वह फिर से उठ बैठा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो रामू नहीं था, वह तो कब का मर चुका था। अब उसके मृत शरीर पर तिशा की आत्मा का कब्जा हो चुका था। धीरे धीरे रामू का शरीर
हवा में उठते हुए उन जंगली झाड़ियों के ठीक ऊपर आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे तेज हवाएं उसके शरीर से टकराकर सिसक रही हों, मानो हवा भी उससे डाकर कांप रही हो। तिशा की मौजूदगी को रामू के शरीर में अब भी साफ पहचाना जा सकता था। चेहरे पर वही हाव भाव और आंखों में सुलगती वही आग। वह हवा में तैरते हुए उस हवेली की ओर बढ़ रही थी, शायद अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। हवेली के भीतर वह अधेड़ औरत, जो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुकी थी, आधी रात को अपने कमरे में बौखलाई हुई टहल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और माथे पर एक अजीब सी झल्लाहट साफ दिख रही थी। वह उसी तरह कमरे में चहलकदमी करते हुए बुदबुदाई, कहां मर गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में पी पाकर लुढ़क तो नहीं गया? वह थोड़ा रुकती, फिर खिड़की से बाहर झांकती और फिर से टहलने लगती। उसके मन में थोड़ा डर भी था, पर जुबान अब भी जहर उगल रही थी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। वह चौंक कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे पूरा यकीन था कि वह रामू ही होगा, जो उसे काम पूरा होने की खबर देने आया होगा। जैसे ही उसने लपक कर दरवाजे की कुंडी खोली तो उसकी उम्मीद के मुताबिक सामने रामू खड़ा था, एक कंधे पर वही धारदार फावड़ा उठाए हुए। उसका पूरा शरीर बारिश और कीचड़ में सना था। चेहरा बिल्कुल अजीब सा भावहीन और आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई थीं। उसे देखते ही उस औरत ने अपनी कर्कश आवाज में तपाक से पूछा, आ गया? काम हो गया? दफना आया उसे? रामू ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और उसने बिना कुछ आगे बोले फावड़े को कमरे के कोने में टिका दिया। तभी वह अधेड़ औरत उससे दोबारा कहती है, जा जा, अब यहां से बाहर निकल, मुझे भी अब सोना है। और चेहरा क्यों सूजा हुआ है तेरा? खड़ा खड़ा ताक क्या रहा है? कुछ बोलेगा या मुंह में दही जमा रखा है? रामू उसे चुपचाप घूरता रहा। उसकी आंखें अब अजीब सी लगने लगी थीं, गहरी लाल, मानो वो किसी और की थी। तभी वह औरत झल्ला कर बोली, जा यहां से अभी के अभी, निकल। उसने गुस्से में आकर रामू को कमरे से बाहर धक्का दिया, लेकिन तभी रामू का चेहरा कांपने लगा। उसके शरीर की त्वचा पिघलने लगी और कुछ ही पलों में रामू का चेहरा बदल गया। अब उसके चेहरे पर हूबहू तिशा का चेहरा उभर आया था। ये देख उस औरत की आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी तिशा की आत्मा भारी आवाज में बोली, पहचाना मुझे? मैं वही हूं तिशा, जिसे तुम सबने तड़पा तड़पा कर मारा था। ये बोलते हुए उसने झपट कर उस औरत का गला अपने एक हाथ से जकड़ लिया। तिशा की आत्मा के नुकीले नाखून उस औरत के गले में उतरते जा रहे थे और वह औरत दर्द से तड़पते हुए किसी मछली की तरह छटपटा रही थी। उसने उस औरत का गला तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा नहीं हो गया। उस रात तिशा की आत्मा पूरी हवेली में मौत का तांडव करती रही, जब तक कि उसने वहां रहने वाले हर एक पापी को उसके गुनाहों की सजा नहीं दे दी। सुबह होने तक पूरी हवेली खून से लाल हो गई थी। तिशा की आत्मा ने सबको मार दिया था। कोई छत से गिरकर मर गया था, तो कोई दीवार में धंसकर। कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और भीतर से दर्दनाक चीखों के साथ उनका खून बाहर आ जाता था। अब वहां पर कैद हर एक लड़की आजाद थी। हवेली में अब पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। तिशा की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन हवेली की हवाएं आज भी उसकी कहानी कानों में फुसफुसाती हैं। वहां के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से घबराते हैं। कहते हैं आज भी रात के समय तिशा के पायलों की आवाज उस हवेली से आती रहती है।